हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब परिवार अरुण अकेडमी में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान यानी कि एसएसटी। जितने भी 2011 से 2024 अब तक प्रीवियस ईयर एग्जामों में जितने भी प्रश्न ट्रेंड किए हुए हैं, सब एक सीरीज के माध्यम से चलाई जा रही है। आज का सेट नंबर 6 है। इससे पहले हमारा और वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जाकर देख लीजिए। हर सब्जेक्ट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर आधारित सब के सब कराई जा रही है। मैराथन क्लास भी आती है, बहुत ही शानदार जानदार तरीके से कराए हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपदों के नियमित रूप से कर वसूलने के संदर्भ में सही नहीं है। यहाँ पे कर वसूलने के संदर्भ में सही नहीं है। क्या ज्यादातर फसलों पर कर उपज का 1/2 यानी कि आधा हिस्सा निर्धारित होता था। देखिए, महाजनपदों के नियमित रूप में 1/2 यानी कि आधा हिस्सा निर्धारित नहीं होता था। 1/6 कितना? 1/6। तो ऑप्शन पहला ही हमारा गलत हो गया और निगेटिव का निगेटिव पूछा है तो पहला ही ऑप्शन हम लोग लॉक कर देंगे। देखिए, दूसरा क्या है, चरवाहों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। ये सत्य है। व्यापार में खरीदी व बेची जाने वाली वस्तुओं कर लगाया जाता था। ये भी बिल्कुल सत्य है। आखेटकों तथा संग्राहकों को भी जंगल से प्राप्त वस्तुएं राजा को देनी होती थी। ये भी सत्य है। लेकिन पूछा है कि संदर्भ में सही नहीं है तो सही ऑप्शन नंबर पहला ही है, क्योंकि 1/2 नहीं 1/6 कर वसूलने की बात कही गई थी महाजनपदों के नियमित रूप में। तो ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जितने भी ये क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों, सब के सब प्रीवियस एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। अपने मन से एक भी प्रश्न हम लेकर नहीं आए। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 1883 ईस्वी में अल्बर्ट बिल के लागू करने पर विरोध हुआ, क्योंकि भारतीयों ने इसका विरोध किया, क्योंकि इस बिल ने ब्रिटिश सरकार को बिना सबूत के भारतीयों पर मुकदमा चलाने की छूट दे दी थी। नहीं, भारतीयों ने इसका विरोध नहीं किया था। अंग्रेजों ने इस बिल का विरोध किया, क्योंकि अब भारतीय भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते थे। बिल्कुल ये बी सत्य हो जाएगा। और सी देख लेते हैं। बिल ने अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित करने का प्रयास किया। सी भी सत्य हो जाएगा। बिल भारतीय लोगों के प्रति नस्लवादी नजरिया रखता था। नहीं, ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा, यानी कि बी और सी हम लोग का सत्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हम लोग लॉक कर देंगे, बी और सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है। स्वतंत्र भारत के संबंध में, क्या स्वतंत्र भारत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए क्या कह रहा है। हमारा संविधान कानून की नजर में सबको बराबर मानता है, लेकिन असल जिंदगी में कुछ भारतीयों औरों के मुकाबले ज्यादा बराबर है। तो आप देखिए, ये तो सत्य हो गया। अब देख लेते हैं कारण आर भी। भारतीय संविधान में तय किए गए आदर्शों को हम अभी तक साकार नहीं कर पाए हैं। तो क्या आर सत्य है? बिल्कुल आर सत्य भी है। और इसकी व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि देखिए हमारा संविधान कानून की नजर में सबको बराबर मानता है, लेकिन असल जिंदगी में कुछ भारतीयों औरों के मुकाबले ज्यादा बराबर है, क्योंकि भारतीय संविधान तय किए गए आदर्शों को हम अभी तक साकार नहीं कर पाए हैं। तो ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है। नीचे दो कथन ए और बी खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में है। तो ये क्या कह रहा है। देखिए 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान यानी कि खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोप दी थी। बिल्कुल सत्य, पहला ऑप्शन तो सत्य हो गया, ए कथन सत्य हो गया। बी देख लेते हैं क्या कह रहा है। भारतीय मुसलमान चाहते थे कि पुराने ओटोमन साम्राज्य में स्थिति पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल होना चाहिए था, यानी कि ए सत्य हो गया, बी गलत हो गया। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य तुर्की के खलीफा पद को पुनः स्थापित करना था। हालांकि वह आंदोलन वर्ष 1919 क्या वर्ष 1919 से वर्ष 1924 तक ये चलाया गया था।
तो ए सत्य हो जाएगा, बी कथन गलत है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे किसमें है, तो ए सही है परंतु बी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। भारतीय नागरिकों को अनुदत्त किस मौलिक अधिकार की परिधि के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने भोजन के अधिकार, क्या भोजन के अधिकार, निजता के अधिकार तथा प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु के अधिकार की व्याख्या की है? क्या अनुच्छेद 14 में, या अनुच्छेद 20 में, या अनुच्छेद 21 में, या अनुच्छेद 19 में? तो ऑप्शन नंबर 3 हम लोग लॉक कर देंगे अनुच्छेद 21 में। इसमें भारतीय संविधान में देखिए मौलिक अधिकार भाग 3, क्या भाग 3 में इसका जिक्र किया गया है मौलिक अधिकार का, और कितने से कितने अनुच्छेद में, तो मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 36 में और भाग 3 के अंतर्गत रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 21। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इसका ऑप्शन नीचे है, देख लेते हैं। देखिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता से भिन्न है। दोनों के बीचों के भेदों की पहचान करने वाले सही विकल्पों की निम्नलिखित में से पहचान कीजिए। क्या भारतीय धर्मनिरपेक्षता और अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता में सही विकल्प देखना है कि इनमें से कौन कौन सही है? तो देखिए ये क्या कह रहा है, अमेरिका में राज्य और धर्म में से कोई भी एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। क्या हस्तक्षेप नहीं कर सकता? बिल्कुल सत्य। अमेरिका में जो राज्य और धर्म में से कोई भी एक दूसरे के मामले में वहां पे हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन ए पहला सत्य हो गया। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान है, बिल्कुल सत्य है। जो भारत की संविधान है उसमें अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान किया गया है। तो ए बी तो सत्य हो गया। सी देख लेते हैं, अमेरिका और भारत दोनों ही राज्य के मामलों धार्मिक मामलों में स्पष्ट पृथक्करण बनाए रखते हैं, ये गलत हो जाएगा। अमेरिका भारत दोनों ही राज्यों के मामले में नहीं बनाए रखते हैं, क्योंकि अमेरिका में अलग होते हैं और भारत में कुछ हद तक सही होते हैं एक दूसरे के। तो डी देख लेते हैं, यानी कि सी तो गलत हो गया। डी क्या कह रहा है, अमेरिका में भारत के विपरीत राज्य धार्मिक सुधारों को अनुमति दे सकता है, बिल्कुल नहीं। तो यानी कि डी भी गलत हो गया। ए और बी हमारा सत्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हम लोग लॉक कर देंगे। जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता है अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता से भिन्न है, क्योंकि अमेरिका में राज्य और धर्म से कोई भी एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करता है, और भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान किया गया है। धर्मनिरपेक्षता में धर्म को राज्य से अलग रखा जाता है। क्या धर्मनिरपेक्षता में धर्म को राज्य से अलग रखा जाता है? तो ए बी सत्य हो जाएगा, सी और डी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि में समान है, वाक्य का अर्थ है। तो वाक्य का अर्थ है, देख लेते हैं, सभी नागरिकों को अपने सामाजिक आर्थिक स्तर के अनपेक्ष समान कानून का पालन करना होगा, बिल्कुल सत्य। सभी नागरिकों को अपने सामाजिक आर्थिक के अनपेक्ष समान कानून का पालन करना होगा। कानून की दृष्टि में किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी नस्ल और वर्ण, धर्म, जाति अथवा जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो क्या यह सत्य हो जाएगा? बिल्कुल, इसमें कानून की दृष्टि में समान इसको रखा गया है, यानी कि बी भी सत्य हो जाएगा। चलते हैं सी देख लेते हैं, असमानताएं समाप्त हो गई। क्या आप ये बताइए कि व्यक्ति के रूप में जो कानून के रूप में असमानताएं पूरी की पूरी तरह समाप्त हो गई है? नहीं, असमानताएं आज भी है। तो यानी कि सी गलत हो जाएगा। डी क्या कह रहा है, यह समस्त नागरिकों के लिए निष्पक्ष अवसर तथा गौरवमय जीवन सुनिश्चित करता है, बिल्कुल सत्य। तो ए बी और डी तीनों को तीनों सत्य हो जाएंगे, और सी असत्य, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हम लोग लॉक कर देंगे, ए बी और डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जितने भी है प्रीवियस ईयर एग्जामों में ये प्रश्न अटेंड किया हुआ है। ऑफिस जाने वाली महिला जिसे वेतन एवं सम्मान मिलता है द्वारा निष्पादित ऑफिस संबंधी काम की तुलना में घरेलू महिला द्वारा निष्पादित काम अनदेखा तथा अदत्त जाता है, इसके पीछे की संभाव्य कारण की जांच कीजिए। तो आप लोग क्या है, देखिए भारतीय समाज एक पैतृक व्यवस्था है,
इसे मानेंगे, या घरेलू काम का अवमूल्यन, या घरेलू काम के लिए कम समय लगना, या कार्यालयीय काम का अति मूल्यन। तो ऑप्शन नंबर 2 हम लोग लॉक कर देंगे, घरेलू काम का अवमूल्यन। जो ऑफिस जाने वाली महिला जिसे वेतन एवं सम्मान मिलता है द्वारा निष्पादित ऑफिस संबंधी काम की तुलना में घरेलू महिला द्वारा निष्पादित काम अनदेखा तथा अदत जाता है, जिसके पीछे की संभाव्य कारण घरेलू काम का अवमूल्यन होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, घरेलू काम का अवमूल्यन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, निम्नलिखित में से युग्म सही सुमेलित है, जिसमें सही सुमेलित है तो देखते हैं ए बी सी में से कौन कौन सही सुमेलित हैं। तो देखिए, राज्य मिस्त्री क्या दिहाड़ू मजदूरी को राज्य मिस्त्री कहते हैं? बिल्कुल सत्य। दिहाड़ी मजदूर को क्या कहते हैं? तो राज्य मिस्त्री कहते हैं। और अनियमित मजदूरी, देखिए घरेलू कामगार को क्या कहते हैं? अनियमित मजदूरी को घरेलू कामगार भी कहते हैं, ये भी सत्य हो जाएगा। स्वरोजगार सब्जी विक्रेता, ये भी सत्य है। सब्जी विक्रेता जो खुद का स्वरोजगार कर रहा है तो उसे सब्जी विक्रेता कहते हैं। दुकान में सुपरवाइजर व्यवसाय, देखिए ये गलत हो जाएगा, डी ही गलत हो गया, क्योंकि व्यवसायी वह होता है जिसके पास स्वयं का व्यापार होता है, जिसे स्वयं का व्यापार कहते हैं, वही व्यवसाय हो जाएगा। जैसे स्वरोजगार भी व्यवसाय के रूप में आएगा। जो दुकान में सुपरवाइजर होता है वो दूसरे के दुकान में सुपरवाइजर के पद पे काम करता है, तो इसे व्यवसाय के रूप में नहीं देखेंगे, यानी कि डी हमारा गलत हो गया और ए बी सी सत्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हम लोग लॉक कर देंगे, ए बी और सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में बढ़ते प्रवसन के परिणाम स्वरूप शहरों में औद्योगिक स्थलों के निकट स्लम क्षेत्रों में वृद्धि देखी गई है। इस प्रकार के प्रवसन के कारण है, तो कौन कौन है? शहरी क्षेत्रों में जीवन के स्तर में अधोगति, नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। ग्रामीण कामगार बाजार बिल्कुल सत्य है। ग्रामीण कामगार बाजार में विघटन होता है, तभी ये लोग क्षेत्रों शहरी क्षेत्रों में बढ़ते के रूप में जाते हैं। घटी हुई कृषि उत्पादकता, बिल्कुल सत्य। इसमें क्या है, जब घटी हुई कृषि की उत्पादकता घट जाती है तो ये लोग शहरी की ओर पलायन करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ी हुई कुशल का, ये भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, बी और सी क्या है? सही है। ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में प्रवास को पुल या पुश कारकों द्वारा संचालित होता है। पुल यानी कि खींचना और धकेलना का रूप में। कारकों में रोजगार के अवसर, शैक्षणिक संस्थान और शहरी जीवन शैली आकर्षक करने वाले मुख्य कारक होते हैं। तो बी सी सत्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से किन सेवाओं को सार्वजनिक सेवाओं में सम्मिलित किया जा सकता है? पुलिस सेवा, न्यायिक सेवाएं, शैक्षिक सेवा, निर्माण सेवा। देखिए, ये सार्वजनिक सेवाएं निर्माण सेवा के अंतर्गत नहीं आएगा। पुलिस सेवाएं हुआ, न्यायिक सेवाएं हुआ और शैक्षिक सेवाएं हुआ, ये सब क्या है? ये सार्वजनिक सेवाएं हैं। सार्वजनिक सेवाएं उसे कहते हैं जो सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाएं हैं, जो नागरिकों के लिए आवश्यक सेवाएं होती हैं। तो ए बी सी सत्य हो जाएगा। तो ए बी सी किसमें है? तो ऑप्शन नंबर 2 को हम लोग लॉक कर देंगे, ए बी और सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, अनुसूचित जनजाति यानी कि अत्याचार रोकथाम के अधिनियम 1989 यानी कि 1989 के उल्लंघन के रूप में की गई है। तो 1989 के उल्लंघन के रूप में क्या क्या हुई थी, किस रूप में जानी जाती है, वही देख लेते हैं। देखिए, ये क्या कह रहा है, ऊंची जाति के लोगों द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों के विरुद्ध हिंसा, बिल्कुल सत्य है। ये 1989 के उल्लंघन के रूप में आया था, तो यही लागू की गई थी। अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य को आपत्तिजनक पदार्थ खाने के लिए बाध्य करना, ये भी बिल्कुल है। अत्याचार रोकथाम के अधिनियम 1989 में यह भी जिक्र किया गया था। गैर आदिवासी लकड़ी व्यापारियों को जनजाति भूमि के दोहन की अनुमति देना, बिल्कुल ये भी सत्य है। अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य विवाह करना, ये नहीं किया गया था। तो ए बी और सी सत्य हो जाएगा, क्योंकि इस अधिनियम के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने दिशा निर्देश जारी किया। इसके जो अधिनियम 1989 आया था, तो सर्वोच्च न्यायालय ने एक दिशा निर्देश जारी किया, जिसके तहत अत्याचार उत्पीड़न के मामलों में किसी भी निर्दोष को
कानूनी प्रताड़ना से बचाने के लिए कोई भी शिकायत मिलने पर तत्काल एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। सबसे पहले शिकायत की जांच की जाएगी, जैसे मान लीजिए डीएसपी स्तर के पुलिस अफसर द्वारा की जाएगी। जांच किसी भी स्थिति में 7 दिन, क्या 7 दिन अधिक समय तक न चले। तो वही है, तो एबीसी सत्य हो जाएगा। जो ये कानून अधिनियम आया था तो इसी के अंतर्गत रखा गया था। मध्याह्न भोजन योजना ने विद्यार्थियों में जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में सहायता की है। क्या जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में सहायता की है? कौन? मध्याह्न भोजन योजना। तथा सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया है। सही विकल्प चयन द्वारा कथन को समझाई। तो देखिए, सभी जातियों के बच्चे साथ साथ खाते हैं, बिल्कुल सत्य। इसमें क्या है, मध्याह्न भोजन जो योजना होती है तो इसमें सभी जातियों के बच्चे साथ साथ खाएंगे तभी तो पूर्वाग्रहों को कम करेंगे, तो ये सत्य हो गया, बिल्कुल सत्य। कई स्थानों में दलित महिलाओं को खाना पकाने के लिए रखा, बिल्कुल जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने के लिए कई स्थानों में दलित महिलाओं को खाना पकाने के लिए रखा गया है, तो ये भी सत्य है। स्कूलों में गरीब बच्चों का प्रवेश लेना कई गुना बढ़ गया, बिल्कुल जो गरीब के बच्चे हैं उसका प्रवेश लेना कई गुना बढ़ गया है, तो ये भी जातिगत पूर्वाग्रहों को कम कर रहा है। स्कूल छोड़ने की दरों में कमी आई, बिल्कुल सत्य है कि ए बी सी और डी चारों का चारों सत्य है, तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग लॉक कर देंगे, ए बी सी और डी। मध्याह्न भोजन योजना ने विद्यार्थियों में जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में सहायता की है तथा सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया है, तो ऑप्शन नंबर पहला हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान भारतीय न्यायिक व्यवस्था की स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं? क्या भारतीय न्यायिक व्यवस्था की सुनिश्चित करते हैं? ये क्या कह रहा है, देखिए, न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में विधायिका शामिल नहीं होता है। क्या न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में विधायिका शामिल होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल इसमें विधायिका शामिल नहीं होता है, तो ये भी सत्य हो गया। बी देख लेते हैं, न्यायाधीशों का निश्चित कार्यकाल होता है, बिल्कुल सत्य, न्यायाधीशों का निश्चित कार्यकाल होता है। सी क्या कह रहा है, न्यायाधीशों के आचरण की संसद चर्चा नहीं कर सकती है, बिल्कुल ये न्यायाधीशों की जो आचरण है वो संसद चर्चा नहीं कर सकती है। डी क्या है, डी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। ये तो सत्य है कि शपथ राष्ट्रपति मुख्य सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, ये तो कथन बिल्कुल सत्य है, लेकिन यह भारतीय न्यायिक व्यवस्था की स्वतंत्रता सुनिश्चित नहीं करता है, तो इसलिए डी गलत हो जाएगा, ए बी सी सत्य हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 हम लोग लॉक कर देंगे, ए बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी के प्रति पूर्वाग्रही होने का अर्थ है, तो पूर्वाग्रही होने का अर्थ क्या है, उन्हें नकारात्मक रूप से देखना। किसी को भी आप लोग नकारात्मक रूप से देखेंगे तो पूर्वाग्रही होने का अर्थ को दर्शाता है, तो यानी कि ये सत्य हो गया, पूर्वाग्रही को बढ़ावा दे रहा है। उन्हें उत्तम श्रेष्ठ माना, देखिए किसी आप उत्तम श्रेष्ठ मान रहे हैं किसी को भी, चाहे निचली हो या उचली हो, गरीब हो अमीर हो, किसी को भी उत्तम श्रेष्ठ मानते हैं, तो ये पूर्वाग्रह को दर्शाता नहीं है, तो ये पॉजिटिव हो गया। लेकिन पूर्वाग्रही होने का अर्थ पूछ रहा है, जो लोग भिन्न है उनका अनादर करना, ये भी पूर्वाग्रह को दर्शाता है। समूह के सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव करना, ये भी पूर्वाग्रह को दर्शाता है, यानी कि ए सी डी किसमें होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 में ए सी और डी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है, निम्न कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए क्या कह रहा है, संघीय व्यवस्था भारत में सांस्कृतिक विविधताओं की आवश्यकता तथा मांगों का पालन करता है। बिल्कुल, संघीय व्यवस्था क्या करता है, भारत में सांस्कृतिक विविधताओं की आवश्यकताओं तथा मांगों का पालन करती है। और आर, यह देश में अभिशासन के बहुलित चरण यानी कि स्तर स्थापित करती है, यानी कि दोनों सही हैं, क्योंकि यह देश अभिशासन में बहुलित चरण स्थापित करती है, तो ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है, एक कक्षा गतिविधि के समय शिक्षक ने विद्यार्थियों से आदिवासियों जैसे दिखने वाली गुड़िया का चयन करने के लिए कहा, मतलब कैसे,
आदिवासी जैसे दिखने वाली गुड़िया का चयन करने के लिए कहा। अधिकांश विद्यार्थियों ने रंग बिरंगे कपड़े पहने, सिर पर मुकुट लगाए और नृत्य मुद्रा वाली गुड़िया उठा ली। यह व्यवहार क्या दिखाता है? क्या प्रगतिशील शिक्षा को दर्शाता है, या पूर्वाग्रह को दर्शाता है, या रूढ़िवाद को दर्शाता है, या भेदभाव को? तो ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ये रूढ़िवाद की ओर दर्शाता है। देखिए, एक कक्षा गतिविधि के समय शिक्षक ने विद्यार्थियों से किसी को कहने के लिए जिस चीज का, तो वही रंग रूप कपड़े पहने हुए, सिर मुकुट, उनके मस्तिष्क में वही धारणा बन गई है, तो वो किस ओर इंगित करता है? तो यह व्यवहार रूढ़िवादिता को ही दिखाता है ना। तो ये ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। रूढ़िवादिता को क्या करता है? इंगित करता है। निम्नलिखित युग्मों का मिलान करें। देखिए, स्थानांतरित कृषि क्या होती है? वाणिज्यिक अनाज कृषि, गहन निर्वाह कृषि, या चलवासी कृषि? तो स्थानांतरित कृषि यानी कि स्थानांतरित कृषि का किसमें जाएगा? तो सघन वन वाले क्षेत्र। क्या होता है? स्थानांतरित कृषि विस्तार सघन वाले क्षेत्र में किया जाता है। स्थानांतरित कृषि को झूम कृषि के रूप में जाना जाता है। किसे झूम कृषि के रूप में जाना जाता है? यह कृषि जंगल की कटाई तथा उसमें आग लगाकर जमीन को साफ करने की जाती है। तो ए का किस में जाएगा? ए का तीसरा में जाएगा, सघन वन वाले क्षेत्र। वाणिज्यिक अनाज कृषि, वाणिज्यिक अनाज कृषि देखिए, इसे शीतोष्ण घास के मैदान यानी कि बी का चौथा में जाएगा। देखिए, ए का तीसरा, बी का चौथा। तो वाणिज्यिक अनाज कृषि शीतोष्ण घास के मैदान में की जाती है। इस कृषि में फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए उगाई जाती हैं, जैसे कि गेहूं तथा मक्का मुख्य रूप से उगाई जाती है। इसमें वाणिज्यिक अनाज कृषि में। तो शीतोष्ण घास के मैदान। गहन निर्वाह कृषि, गहन निर्वाह कृषि में जाएगा, तो सी का हो जाएगा दूसरा, यानी कि सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र में। यह कृषि की वह पद्धति जिसमें अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए प्रति इकाई भूमि पर पूंजी और श्रम का अधिक मात्रा में निवेश करते हैं। जलवासी कृषि पशुचारण यानी कि अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे किसमें? ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का पहला। तो ऑप्शन नंबर तीसरा हम लोग लॉक कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, निम्नलिखित में से ग्लोब के बारे में सही कथनों का चयन कीजिए। ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर रेखाएं खींचे गए हैं। देखिए, ये ग्लोब है, क्या ये देशांतर रेखाएं होती हैं और समांतर रेखाएं जो होती हैं उसे क्या कहते हैं? आप लोग कमेंट में कमेंट करके बताइए कि जो समांतर रेखाओं को क्या कहते हैं, अक्षांश और देशांतर किसे कहते हैं? तो ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर खींचे गए हैं, बिल्कुल सत्य है। ये क्या हो जाएगा? पहला ए सत्य हो जाएगा। ये अपने अक्ष पर झुकी हुई अवस्था में होती है, बिल्कुल ये अपने अक्ष पे क्या होती है? झुकी हुई है। यह पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है, हाँ पृथ्वी का वास्तविक रूप है, इसी से हम लोग क्या करते हैं? दर्शाते हैं। यह अंडाकार आकृति का था, नहीं ये गलत हो जाएगा। जो ग्लोब होती है वो गोलाकार होती है, अंडाकार नहीं होती है। तो ए बी सी हमारा सत्य हो जाएगा। तो ए बी सी किसमें है? तो ऑप्शन नंबर 2 हम लोग लॉक कर देंगे, ए बी और सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? क्या उत्तरी ध्रुव वृत्त कहते हैं, या कर्क रेखा कहते हैं, या मकर रेखा कहते हैं, या विषुवत रेखा? तो ये जो ग्लोब है, ग्लोब को देखिए बीचों बीच भागों से काटती है, उसे विषुवत रेखा कहते हैं, जिसे 0 डिग्री भी रेखा कहते हैं और इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं। जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बीचों बीच से काटती है उसे ही विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं, जिसका नाम 0 डिग्री भी रखा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्थान परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन होता है। सदाबहार वृक्ष भूमध्यवर्तीय प्रदेश, क्या भूमध्यवर्तीय प्रदेश के समीप ही क्यों उगते हैं? क्या निम्न वर्षा और उच्च तापमान के कारण, या मध्य वर्षा निम्न तापमान के कारण, या भारी वर्षा और उच्च तापमान के कारण, या मध्य तापमान और मध्य वर्षा कारण? तो ऑप्शन नंबर 3 हम लोग लॉक कर देंगे। ये जो भूमध्यवर्तीय प्रदेश के समीप है, ये भारी वर्षा और उच्च तापमान के कारण ये होती है। देखिए, भूमध्य प्रदेश विषुवत रेखा, इस मान लीजिए है भूमध्य विषुवत रेखा है, इसके बीच बीच इतना में भूमध्य रेखा प्रदेश विषुवत रेखा के 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ के बीच वाले क्षेत्र को कहते हैं
यहाँ उच्च तथा उच्च तापमान वर्षा भर पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 भारी वर्षा और उच्च तापमान लॉक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अक्षांशों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? दक्षिण ध्रुवीय वृत्त विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री दक्षिण में स्थित है। बिल्कुल नहीं। कर्क रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है। नहीं, कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध से होकर गुजरती है। मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है। बिल्कुल सत्य। मकर रेखा क्या होती है? दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये पृथ्वी है। पृथ्वी के बीचों बीच क्या होती है? भूमध्य रेखा। इसके 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा होती है और 23.5 डिग्री नीचे दक्षिण में क्या होती है? मकर रेखा होती है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा हम लोग का लॉक हो जाएगा। मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, यह यदि ग्रीनविच यामोत्तर समय 12 बजे का है तो 45 डिग्री पूर्व देशांतर पर क्या समय होगा? देखिए, ये हमारा पृथ्वी है। ये मान लीजिए बीचों बीच से यहाँ पे देशांतर रेखा है। तो इसके पश्चिम में इधर जाएंगे और इसके इधर राइट साइड में पूर्व में जाएंगे। तो पूछा क्या है? 45 डिग्री पूर्व। 45 डिग्री पूर्व यहाँ पे इधर हम लोग जाएंगे। तो 45 डिग्री पूर्व पूछा है। तो 1 डिग्री में कितने मिनट का बराबर होता है? तो 1 डिग्री में 4 मिनट के बराबर होता है। तो 1 डिग्री जब 4 मिनट के बराबर होता है तो पूछा क्या है कि 45 डिग्री पूर्व। तो 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर होता है। तो 45 डिग्री यानी कि 45 गुणे 4 जब हम लोग पूरा करेंगे तो कितना होगा? यानी कि 5 चौक को 20 तो 0, 2 लगा हासिल, 4 चौक को 16 2 18 यानी कि 180 मिनट। यानी कि जब 45 में 4 का गुणा करेंगे तो 180 मिनट निकल के आएगा। जब 180 मिनट निकल के आएगा तो 60 से घंटे में हम लोग लाने के लिए 60 से गुणा कर भाग देंगे तो 6 18 यानी कि 3 घंटा। जब एक घंटे में 60 मिनट होता है तो 3 घंटे में 180 मिनट। तो 45 गुणे 4 किए हैं तो 180 मिनट निकल के आया है। तो जब 180 मिनट निकल कर आया है तो 3 घंटा इसको हम लोग घंटे में देखेंगे। तो जब 3 घंटा हो गया तो हम बताए क्या है कि जब जब देशांतर पृथ्वी के बीचों बीच से जब पूर्व की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे 12 बज रहा है तो पूर्व की तरफ जाएंगे 1 2 3 यानी कि 3 जब पूर्व की तरफ बजेगा तो 3 बजे अपराह्न होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3 बजे अपराह्न। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती हैं। क्या? तटीय क्षेत्रों में क्या बनती हैं? तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती हैं। समुद्री गुफाओं के निर्माण के लिए उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। तो मानव निर्मित गतिविधि या शैलों का गिरना या पवन अपरदन या तरंगों द्वारा अपरदन एवं निक्षेपण। तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा तरंगों द्वारा अपरदन एवं निक्षेपण। समुद्री तरंगे लगातार शैले से टकराती रहती हैं। क्या होती हैं? जो समुद्र की तरंग होती हैं वो लगातार शैलों से टकराती रहती हैं जिससे दरार विकसित होती है। क्या होती है? जब समुद्र की तरंग शैल से टकराएंगी तो दरार तो विकसित होकवे करेंगी। तो समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती हैं जिन्हें समुद्री गुफा कहते हैं। इसी के कारण समुद्री गुफाएं होती रहती हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा तरंगों द्वारा अपरदन एवं निक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित कथनों में से ऊर्जा संसाधनों पर असत्य कथन का चयन कीजिए। यहाँ पे ऊर्जा संसाधन पे असत्य का कथन चयन करने के लिए कह रहा है ज्वारीय ऊर्जा समाप्य होती है या पवन ऊर्जा प्रदूषण मुक्त होती है या सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है, बायोगैस ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण। तो ऑप्शन नंबर पहला ही हम लोग का क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ज्वारीय ऊर्जा समाप्य होती है क्योंकि जीवन के संचार के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसी कारण से ऊर्जा को जीवन का संचार कहा जाता है, सामप्य नहीं होती है। यहाँ पे दिया है सामप्य होती है। तो ये क्या होगा? गलत हो जाएगा। पवन ऊर्जा प्रदूषण मुक्त होती है, बिल्कुल सत्य। पवन ऊर्जा क्या करती है? ये प्रदूषण मुक्त होती है। सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा का साधन है। बायोगैस ग्रीन हाउस प्रभाव का है। यानी कि तीनों तो ये सत्य हो जाएंगे लेकिन निगेटिव का निगेटिव पूछा है तो ऑप्शन पहला ही हमारा गलत हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समताप मंडल की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। सही कारण का चयन कीजिए।
बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होना, बिल्कुल सत्य। जिसमें बादल, बिजली गरजना ये सब क्या, ये सब क्षोभ मंडल में होती हैं और इसमें बिजली गरजना, मौसम संबंधी घटनाओं से जब ये मुक्त रहेंगी तो उसी में क्या होता है, उसी में हवाई जहाज उड़ाने के लिए बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर पहला सही होगा, क्योंकि ये बादलों या मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त दिया गया है। जो समताप मंडल होती है, यह क्षोभ मंडल के ऊपर वाली भाग है, लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। क्षोभ मंडल में बादलों संबंधी घटनाएं घटती हैं, समताप मंडल में ये सब नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर पहला है, हम लोग का क्या होगा, लॉक हो जाएगा, बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से यातायात का कौन सा साधन अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए सबसे सस्ता है? क्या वायु मार्ग द्वारा, क्या आप वायु मार्ग द्वारा सस्ता मानेंगे, सड़क मार्ग द्वारा, रेल मार्ग, जल मार्ग? जो यातायात का साधन होता है अधिक दूरी में भारी और बड़े आकार वाले सामान, जल मार्ग द्वारा ये सब क्या होते हैं, आयात निर्यात किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 4 ही लाख हो जाएगा, यही सस्ता माना जाएगा, जलमार्ग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गल्फ स्ट्रीम गर्म महासागरीय जलधारा है, क्योंकि ये गर्म पानी के झरनों स्रोतों द्वारा गर्म होती है या भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है? बिल्कुल सत्य, ऑप्शन नंबर 2 हम लोग लॉक कर देंगे। जो गर्म धाराएं निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों तक गमन करती है, क्या करती है, निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों तक गमन करती है। इस प्रकार की ये उष्ण जल को शीतल जल क्षेत्र में लाई जाती है, जो भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित युगलों का सही मिलान करिए। देखिए ओजोन परत, रेडियो प्रेशर, मौसमी संबंधी घटनाएं, पतली वायु। तो ओजोन परत किसमें होती है, तो ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है। रेडियो प्रदूषण में क्या होता है, रेडियो प्रदूषण देखिए वायुमंडल में रेडियो प्रदूषण होता है। मौसमी संबंधी घटनाएं किसमें होती हैं, तो क्षोभ मंडल में होती हैं और पतली वायु बहिर्मंडल में। तो ओजोन परत सूर्य की अत्यधिक गर्मी से पृथ्वी को बचाने के लिए सूर्य पृथ्वी के बीच बनी एक प्राकृतिक फिल्टर है। क्या, ओजोन परत, यह समताप मंडल में पाई जाती है। जो रेडियो प्रेशर वह बाह्य मंडल में पाया जाता है और मौसमी संबंधी घटनाएं क्षोभ मंडल में पाई जाती है और पतली वायु की परत वायुमंडल में पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन नीचे है। तो ए का देखिए, ए का तीसरा हो जाएगा, ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला, डी का दूसरा। तो ऑप्शन नंबर हम लोग 2 लाख कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए अपने पर्यावरण को बचाने के लिए जिस प्रकार के संसाधनों का हमें अधिक उपयोग करना चाहिए वह सुझाइए। क्या मानव निर्मित संसाधन या अजैव संसाधन या नवीकरणीय संसाधन या अनवीकरणीय संसाधन? तो ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का लॉक हो जाएगा, नवीकरणीय संसाधन। ऐसे संसाधन होते हैं जिसका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं, जिनमें चक्रीय उपयोगी की प्रक्रिया पाई जाती है। तो उसी को नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, जिसे हम लोग बार बार उपयोग में लाया जा सके। जैसे पवन ऊर्जा हुआ, जल संसाधन हुआ, ये सब क्या है, ये नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, नवीकरणीय संसाधन। आई होप दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कर दीजिए, जिससे हमें मोटिवेट मिलता रहे। और आप लोग का दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।